Hi friends, this is Kunan and welcome back to Astute Knowledge Academy. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कि पावर का पार्ट 1 था, उसमें पावर की डेफिनेशन, वेरियस कोट्स ऑन पावर बाय वेरियस पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, साथ ही में मीनिंग, सोर्सेस ऑफ पावर को स्टडी किया था। साथ ही में जो मैक्स वेबर की अथॉरिटी है, जो कि टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में उन्होंने 3 टाइप्स में अथॉरिटी को डिवाइड किया था, उसे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थियरीज ऑफ पावर। ठीक है, थियरीज ऑफ पावर, सिद्धांत पावर के। तो सबसे पहले जो पावर थियरीज है उनका एग्जिस्टेंस क्यों है, एक्सप्लेन करने के लिए कि हु एक्सरसाइजेस पावर, यानी कि पावर का जो यूज है वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके हाथ में पावर होती है। साथ ही में पावर थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाट आर द मीन्स ऑफ पावर, यानी कि पावर का ओरिजिन क्या है, सोर्सेस क्या है। इसी का मतलब ये होता है कि पावर कहाँ से आ रही है। सबसे पहले जो पावर थियरीज होते हैं, जो शक्ति के सिद्धांत है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पावर कहाँ से आ रही है, सोर्सेस क्या है, कौन पावर का इस्तेमाल करता है, और साथ ही में हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड, यानी कि किस तरह से पावर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, पावर का यूज हो रहा है, या तो सोशल लाइफ में, या तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली थियरीज ऑफ पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर आप यहाँ पे पावर थियरी अगर समझ लेते हो, तो आने वाला जो हमारा लेक्चर है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जब हम पावर पढ़ेंगे, तब आपको जो इंटरनेशनल थियरीज ऑन पावर है, हंस मॉर्गन थाउ, साथ ही में जोसेफ नाई की जो थियरीज है, उन्हें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। So let's get started. Let's discuss some theories of power now. It is said that real ruler is undiscoverable. Power theories can be broadly categorized into two main categories. ठीक है, दो टाइप्स में जो है वो theories of power को डिवाइड किया गया है। एक हो जाती है आपकी कन्वेंशनल थियरी, दूसरी हो जाएंगी अनकन्वेंशनल थियरी। यहाँ पे कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, पारंपरिक सिद्धांत, और अनकन्वेंशनल यानी कि अपारंपरिक सिद्धांत। ठीक है, तो दोनों को भी हमने कैटेगराइज किया है थ्योरी ऑफ पावर को। अब जो सपोर्टर है, दोज आइडियोलॉजीज विच सपोर्ट द कन्वेंशनल थ्योरी, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में जो अपारंपरिक थ्योरीज है, सिद्धांत है, उनके जो एडवोकेट्स है, जो बिलीव करते हैं दैट पावर इज अ अनकन्वेंशनल थ्योरी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो कन्वेंशनल थ्योरी देखते हैं हम। अब इसका मतलब होता है पारंपरिक सिद्धांत। उसमें सबसे पहले देखते हैं हम लिबरल थ्योरी। ठीक है, यानी कि जो लिबरल फिलोसोफर्स है, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है, आइडियोलॉजी है, उनका पावर को लेकर क्या एजेंडा है, क्या फिलोसॉफी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिबरल थ्योरी, इन अ सोसाइटी पावर लाइज विद द पीपल। देखिए, लिबरल का मतलब ही होता है लिबर्टी, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता। और जब भी हमने जैसे लिबरल डेमोक्रेसी देखी है, लिबरल पॉलिटिकल थॉट देखा है, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट देखा है, उनका ओपिनियन क्या होता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करना, उनको राइट्स देना, अधिकार देना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लिबरल थियरी, जो कि एक कन्वेंशनल थियरी है, इनका कहना है कि पावर क्या है, पावर जो है वो सोसाइटी में होती है, और किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। डायरेक्टली लोग जो है वो पावर का यूज करते हैं लिबरल थियरी के द्वारा। अगेंस्ट लिबरल थियरी कम मार्क्सिस्ट थियरी। अब हमें पता है कि लिबरलिज्म आगे जाके सपोर्ट करता है कैपिटलिज्म को, और कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए आया था मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्स की थियरी। और अगेन यहाँ पे जो लिबरल थियरी है पावर को लेकर, उसे क्रिटिसाइज करने के लिए मार्क्सिस्ट थियरी निकल कर आती है, जो कि कहते हैं मार्क्सिस्ट थियरी में, इन लिबरल सोसाइटी पावर लाइज विद द प्रॉपर्टीड क्लास, इन सोशलिस्ट कंट्रीज पावर लाइज विद द पीपल। जैसे कि हमें पता है कि मार्क्सिज्म जो है वो क्रिटिक है लिबरल फिलोसॉफी के, और उनका कहना होता है कि जो पावर होती है लिबरल सोसाइटी में, वो किसके पास होती है, एलिटिस्ट ग्रुप, यानी कि प्रॉपर्टीज क्लास। हमें पता है कि जो मार्क्स है, उन्होंने सोसाइटी को 2 क्लास में डिवाइड किया था। ठीक है, एक मास्टर क्लास, एक वर्कर क्लास। मास्टर क्लास कौन हो जाएंगे, आपके बर्गोइसिस, और साथ ही में प्रोलेटेरिएट जिसे हम कहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वर्कर क्लास। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थियरी, पावर जो है लिबरल सोसाइटी में किसके पास होती है, बर्गोइसिस क्लास के पास होती है। ठीक है, मास्टर क्लास में होती है। और अगर आपको
पावर को अगर लोगों में बांटना है तो वो कहाँ पे पॉसिबल होता है, जब कंट्री में सोशलिज्म होता है या सोशलिस्ट कंट्रीज होती है, वहां पे एक्चुअली जो पावर होती है ना वो लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म था लिबरल थ्योरी को, लेकिन अगेन कन्वेंशनल थ्योरी का ही पार्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी। अब मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए आई इलिटिस्ट थ्योरी। ठीक है, इलिटिस्ट का मतलब क्या होता है, अभिजात्य वर्ग, समाज का ऐसा वर्ग जो रिच है, एजुकेटेड है और जिनके हाथों में सत्ता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिटिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल। अकॉर्डिंग टू देम आइदर हियर और देयर पावर नेवर हैव अ पावर, पीपल नेवर हैव अ पावर, पावर लाइज विद द इलीट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इलिटिस्ट थ्योरी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इलिटिस्ट थ्योरी पावर कभी लोगों के हाथ में नहीं होती है, पावर उन लोगों के हाथ में होती है जो सोसाइटी में इलाइट क्लास है। ठीक है, जो इलाइट क्लास होते हैं, जो अभिजात वर्ग होता है समाज में, उनके हाथ में एक्चुअल पावर होती है। जो हम बोलते हैं कॉमन मैन के हाथ में कभी पावर नहीं होती है। इन डेमोक्रेसी पावर लाइज विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स। ठीक है, जैसे कि हमें पता है इंडिया में डेमोक्रेसी है, अगर आपको इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने जो है वो हमारे मिनिस्टर्स लोगों को, नेता लोगों को या जो भी गवर्नमेंट है उसको कुछ पावर दिए हैं इंडिया के लिए न्यू बिल्स लॉ बनाने के। ठीक है, इंडिया को और वेलफेयर करने के लिए जो भी पॉलिसीज वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उन सब चीजों को करने का पावर उनको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में पावर किसके हाथ में होती है, पॉलिटिकल पार्टीज और साथ ही में उनके लीडर्स के हाथ में, यानी कि मिनिस्टर्स के हाथ में होते हैं। देखिए यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट एडवोकेट्स है एलिटिस्ट थ्योरी के, एक हो जाएंगे आपके परीतो, दूसरा गैरेटो मॉस्का और तीसरा हो जाएंगे रॉबर्ट मिशेल। ठीक है, तो इन तीनों ने जो है वो पावर थ्योरी को और ज्यादा इलेबोरेट किया है, हम नेक्स्ट स्लाइड में उसे डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। अब देखते हैं हम प्लूरलिस्ट। ठीक है, अब प्लूरलिस्ट का सिद्धांत क्या था, पावर को देखो, प्लूरलिस्ट का मतलब होता है बहुलवादी। ठीक है, प्लूरलिज्म, प्लूरलिस्ट थ्योरी, बहुलवादी सिद्धांत इसे कहा जाता है। इट सजेस्ट दैट पावर लाइज विद ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स इन डेमोक्रेसी, और इसके एडवोकेट के कौन थे, रॉबर्ट डाल। ठीक है, तो रॉबर्ट डाल जो है कि एक प्लूरलिस्ट थिंकर है। प्लूरलिज्म का बिलीव ये होता है फॉर पावर दैट पावर नेवर लाइज इन सम और सिंगल इंस्टीट्यूशन, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस ग्रुप्स, यानी कि जो पावर है वो किसी एक संस्था या किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होता, पावर जो है वो अलग अलग सोसाइटी में जो ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, एनजीओ हो गए, उनके हाथ में जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखे जाए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को पावर नहीं दिया है, उन्होंने कुछ पावर प्रेसिडेंट के लिए रखे हैं, कुछ पावर जो है वो जुडिशियरी को भी दिए हैं, ताकि क्या हो, पावर का बैलेंस हो, यानी कि किसी एक के ही हाथ में जो, या एक ही इंस्टीट्यूशन के हाथ में पूरी तरह से पावर ना जाए। तो यही कुछ थ्योरी है प्लूरलिस्ट की। अब देखते हैं अनकन्वेंशनल थ्योरीज। अनकन्वेंशनल थ्योरी में हम देखेंगे दो मेन इंपॉर्टेंट थिंकर जो कि मार्क्सिस्ट थिंकर है, एक एंटोनियो ग्राम्सी और दूसरी हो जाएंगी आपकी हैना एरेंड। ये दोनों भी मार्क्सिस्ट थिंकर है, लेकिन इनको नियो मार्क्सिस्ट कहा जाता है। ठीक है, नियो यानी कि नियो और ऑर्थोडॉक्स, दो तरह का मार्क्सिज्म होता है। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में आपके आ जाएंगे लेनिन, स्टालिन, जो कि एडरेंट सपोर्टर थे मार्क्सिज्म के और उनकी फिलोसॉफी के, और जो नियो मार्क्सिज्म हम जिसे कहते हैं, यानी कि मार्क्सिज्म के सिद्धांतों को तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उसमें कुछ न्यू मॉडिफिकेशंस करते हैं नियो मार्क्सिस्ट। ठीक है, इसलिए उनको नियो मार्क्सिस्ट कहा जाता है। और दो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर कौन है नियो मार्क्सिज्म के, एंटोनियो ग्राम्सी जिन्होंने हिजमनी का कॉन्सेप्ट दिया था, और साथ ही में हैना एरेंट। ठीक है, तो देखिए जो हिजमनी होती है इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्राम्सी लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि जो जिसे हम कहते हैं कि जिसके हाथ में पावर होती है उसे कहा जाता है हिजमिनिस्ट या नायकत्व। ठीक है, फॉर ग्राम्सी पावर इज अ डोमिनेशन दो ही टॉक्स अबाउट आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन। यहाँ पे देखिए मार्क्सिज्म के फिलोसोफर है ग्राम्सी, जिस तरह से मार्क्स की थ्योरी थी कि कैपिटलिज्म जो है वो अपने पावर को यूज करता है क्या करने के लिए, लोगों को उनके मतलब अकॉर्डिंग फॉर देयर ओन प्रॉफिट दे यूज वर्कर्स, है ना, ऐसा कैपिटलिज्म के बारे में क्रिटिसिज्म किया जाता है
मार्क्सिज्म द्वारा। सिमिलरली ग्रामसी का भी कहना होता है कि पावर किसके हाथ में होती है, जिसके हाथ में इकोनॉमिक पावर होती है उसी के हाथ में ही जो है वो अल्टीमेट पावर होता है। ठीक है, फॉर ग्रामसी द सोर्स ऑफ पावर इज इकोनॉमिक पावर। ठीक है, जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल में देखें तो आज के टाइम में जो जिस कंट्री का इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छा होता है वही इमर्ज होता है एज अ डेवलप्ड कंट्री, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में यूएसए को कहा जाता है कि उनके पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर है, इसीलिए यूएसए इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि उनके पास इकोनॉमिक पावर ज्यादा है, वेल्दी कंट्री, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यूएसए जो है इंडिया वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट और सबसे पावरफुल कंट्री है। तो जो मार्क्सिस्ट थिंकर है उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पावर इज नथिंग बट एन इकोनॉमिक पावर। अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ पावर इज इकोनॉमिक। सिविल सोसाइटी जनरेट्स हिजमनी एंड हेंस ही सजेस्ट दैट द वॉर ऑफ पोजीशन टू बिल्ड काउंटर हिजमनी। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है हिजमनी की, नायकत्व। अब समाज में जिसके पास इकोनॉमिक पावर रहेगा वही क्या करेगा, पावर का यूज करेगा। और अगर ऐसा वो करता है तो अगेन क्या हो जाएगा, समाज दो क्लास में डिवाइड हो जाएगा, कैपिटलिस्ट और वर्कर क्लास में या मार्क्सिस्ट क्लास में। तो वहां पे वो बात करते हैं कि जब भी सिविल सोसाइटी में पावर जनरेट होती है हिजमनी द्वारा या नायकत्व लीडरशिप क्वालिटी द्वारा, तो उसको चेंज करने के लिए अगेन क्या सजेस्ट करते हैं वो, वॉर ऑफ पोजीशन। फिर क्या हो जाएंगे, उनको हटाकर उनके पोजीशन पे आने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और क्या बिल्ड करेंगे, काउंटर हिजमनी, है ना। वी विल अटैक हिजमनी एंड ट्राई टू व्हाट, चेंज देयर प्लेस और रिप्लेस देयर प्लेस विथ अस, उसे कहा जाता है हिजमनी। जब हम ग्रामसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे उनके पॉलिटिकल थॉट में, तब हम हिजमनी को जो है वो और डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं हैना एरेंट का ओपिनियन क्या था पावर को लेकर। ठीक है, एक्टिंग विद कंसेंट अकॉर्डिंग टू हैना एरेंट, पावर क्या होता है, पावर इज एक्टिंग विद कंसेंट। ठीक है, जैसे कि इलिटिस्ट थ्योरी कहते थे कि पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथ में होती है, प्लूरलिस्ट कहते हैं कि पावर जो है वो लोगों में बटी होती है। वहां पे हैना एरेंट जो का कहना यह है कि पावर क्या है, वो कहीं से जनरेट नहीं होती है, वो ओरिजिनली सोसाइटी में सभी लोगों के पास मौजूद होती है। ठीक है, फॉर हैना एरेंट पावर इज एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावरमेंट वर्ड से आप फैमिलियर होंगे, बहुत ज्यादा इंडिया में यूज किया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट, इनका एम्पावरमेंट, उनका एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट करना यानी कि क्या है, उनको शक्ति प्रदान करना और आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ को और बेहतर करने के लिए, उसी चीज को, एम्पावरमेंट को ही हैना एरेंट क्या कहती है, रियल पावर। हाउएवर हैना एरेंट पावर इज स्यू जेनरस। ठीक है, अब स्यू जेनरस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी कि वो कहीं से किसी एक पर्सन से पावर नहीं आती है, पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी सोसाइटी। Hannah Arendt is not against a civil society, she rather promotes a civil society. According to her, power is when people act in a concert with each other. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हैना एरेंट पावर कहाँ पे होती है, जहां पे लोग एक दूसरे के कंसेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यानी कि सिविल सोसाइटी, वहां पे रियल पावर जो है वो इमर्ज होती है। दस ग्रामसी एंड हैना एरेंट टेक डिफरेंट व्यूज ऑन सिविल सोसाइटी। देखिए, ग्रामसी का कहना था कि सिविल सोसाइटी में पावर किसके पास होती है, जिसके पास होती है हिजमनी, है ना, लीडरशिप क्वालिटी, उनके हाथ में सत्ता होती है। लेकिन दोनों भी मार्क्सिस्ट थिंकर है, एक ही स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिविल सोसाइटी को लेकर दोनों का ओपिनियन जो है वो, विचार जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमारी कन्वेंशनल थ्योरी की इंपॉर्टेंट थ्योरी है इलिटिस्ट थ्योरी, उसे एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, इलिटिस्ट थ्योरी मेन एक्सपोनेंट कौन है इसके, परितो मोस्का एंड रॉबर्ट मिशेल। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा इलिटिस्ट थ्योरी पढ़ने के पहले कि इलाइट या इलिटिस्ट होते कौन है। ठीक है, बेसिकली इलिटिस्ट क्लास इंडिकेट्स अ सुपीरियर सोशल ग्रुप ऑफ पीपल who show highest ability in their field of activity whatever its nature might be। यानी कि हम किसे कह सकते हैं, समाज का एक ऐसा ग्रुप जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा मनी है। ठीक है, यानी कि रिच क्लास भी आप इनको बोल सकते हो या इलिटिस्ट क्लास भी आप इनको बोल सकते हो। तो आपको सबसे पहले समझना होता है कि इलिटिस्ट होते क्या है।
ठीक है। साथ ही में समाज जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक है कॉमन क्लास जिसमें आम आदमी आते हैं, एक हो जाएगा इलिटिस्ट क्लास। जैसे मार्क्सिस्ट डिवाइड करते हैं वर्कर और मास्टर और वर्कर क्लास में सोसाइटी को, उस तरह से इलिटिस्ट भी क्या कहते हैं कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं या ग्रुप्स होते हैं। एक हो जाएगा एलिटिस्ट ग्रुप, दूसरा हो जाएगा कॉमन मासेस का ग्रुप, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एलिटिस्ट सत्ता किसके हाथ में होती है? ऑलवेज पावर इज इन द हैंड्स ऑफ एलिटिस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलिटिस्ट थ्योरी। अब देखते हैं इनके जो एक्सपोनेंट है परितो मोस्का और रॉबर्ट मिशेल, इनके व्यू क्या है एलिटिस्ट थ्योरी को लेके। सबसे पहले परितो ने बात किया था सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स का, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स, यानी कि पावर का सर्कुलेशन किस तरह से इलाइट्स के बीच में होता है। फर्दर परितो डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्निंग इलाइट एंड नॉन गवर्निंग इलाइट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गवर्निंग इलाइट्स यानी कि वो समाज का वो अभिजात्य वर्ग जिसके हाथ में जो है वो सत्ता है, और समाज का ऐसा अभिजात्य वर्ग जिसके हाथ में सत्ता नहीं होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में पावर का जो है वो टसल चलते रहता है, स्ट्रगल चलते रहता है। अगर गवर्निंग इलाइट के पास पावर होती है, ठीक है, सत्ताधारी अभिजात्य वर्ग का पास अगर पावर होती है, तो नॉन गवर्निंग इलाइट रेगुलरली उनसे वो पावर रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, और इसी को कहा जाता है सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर एक अभिजात्य वर्ग से दूसरे अभिजात्य वर्ग के पास जा रहा है, लेकिन ये समाज में जो कॉमन पीपल है या सिटीजन्स है उनके हाथ में कभी भी नहीं आता है। पावर जो है वो इलाइट्स के बीच में ही, कभी एक इलाइट के पास तो कभी दूसरे इलाइट्स के पास जाता है। गवर्निंग इलाइट इज द वन दैट wield पावर फॉर टाइम being, while non-governing elite constantly endeavors to replace it by showing a greater ability and excellence, ठीक है। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है इन दोनों के बीच में पावर का स्ट्रगल होता है। गवर्निंग इलाइट्स जो होते हैं उनके पास में कुछ वक्त के लिए पावर होती है, लेकिन उनसे पावर लेने के लिए जो नॉन गवर्निंग इलिट्स होती है, ठीक है, यानी कि समाज का वो अभिजात्य वर्ग जिसके हाथ में सत्ता नहीं है, वो क्या करता है कॉन्स्टेंटली कोशिश करता है कि उनके हाथ से जो है वो पावर लिए जाए या उनकी पावर को रिप्लेस किया जाए। देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग इलाइट्स which results in what is called a circulation of elites, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है परितो की, उनकी एक फेमस बुक भी है, बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स का थ्योरी किसने दिया है? परितो ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम गैनिटो मोस्का, ठीक है, इनका क्या व्यू था पावर को लेके। अकॉर्डिंग टू गैनिटो मोस्का डोमिनेंस ऑफ दिस रूलिंग क्लास वाज इसेंशियल। यहाँ पे बात करते हैं वो, अब जैसे कि परितो ने इलीट क्लास की बात की थी, गैटिनो मोस्का बात करते हैं जी एक ऐसी रूलिंग क्लास का जिसका डोमिनेंस होता आ रहा है ट्रेडिशनल पीरियड से, या हम बोल सकते हैं कि पुराने वक्त से, जिसके हाथ में जो है वो पावर है, वो आज भी पावर को डोमिनेट करता है सोसाइटी में। गैनिटो मोस्का इन हिज रूलिंग क्लास पोस्टुलेटेड दैट पीपल आर नेसेसरली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, द रूलर्स एंड द रूल्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गैनिटो मोस्का क्या होता है सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। एक जो कि रूल करते हैं जिसके हाथ में पावर होती है, सत्ता होती है, एक जिनके ऊपर सत्ता को चलाया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर इसका एग्जांपल हम इंडियन गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो जो हमारे मिनिस्टर्स है दे आर द रूलर्स एंड सिटीजन्स कौन हो जाएंगे इंडिया के? द पीपल हु आर बीइंग रूल्ड, जिनके ऊपर सत्ता चलाई जा रही है। द रूलिंग क्लास कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, द रूलर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू रिप्लेस इट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गैनिटो मोस्का उनका कहना है कि जो रूलिंग क्लास है वो हर वक्त कैसा होता है, दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वेल्थ, यानी कि सबसे पैसे वाले भी होते हैं, प्रेस्टिजियस भी होते हैं, साथ ही में उनके पास में पावर भी होती है, और जो रूल्ड होते हैं यानी कि कॉमन मास या पीपल ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी, उनके पास उतने सोर्सेस ही नहीं होते हैं कि वो कंप्लीट कर पाए या रिप्लेस कर पाए पावर को रूलिंग क्लास के हाथ से। मेंबर ऑफ द रूलिंग क्लास माइनॉरिटी ऑलवेज एंजॉय हाई डिग्री ऑफ एस्टीम इन द आईज ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए समाज के जो हम बोलते हैं कॉमन लोग, उनके पास ना ही वेल्थ है, पावर है, ना प्रेस्टीज है रिप्लेस करने की सत्ता,
रूलिंग क्लास के हाथ से, लेकिन वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस होते हैं रूलिंग क्लास से, क्योंकि उनके पास हाई डिग्री ऑफ यानी कि उनके आंखों में उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। जो सोसाइटी की जो रूलिंग क्लास होती है वो क्या क्रिएट करते हैं, वो आपके मन में उनके लिए एक रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके वजह से जो है वो रूलिंग क्लास इज ऑलवेज इन अ उनके दे ऑलवेज हैड पावर इन देयर हैंड, ठीक है, उनके हाथ में हर वक्त पावर होती है, क्योंकि हम कभी उसे रिप्लेस करने की भी नहीं कोशिश करते, साथ में हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी की वजह से हमें लगता है कि उनके हाथ में पावर है और वो अच्छे से पावर को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिबेट यहाँ पे हो जाता है गेनेटो मोस्का का। अब देखते हैं रॉबर्ट मिशेल ने जो एक फेमस उनकी थ्योरी दी थी, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ठीक है। अब यहाँ पे ओलिगार्की क्या होता है, एक ओलिगार्की एक तरह की गवर्नमेंट है जहां पे जो शासक वर्ग होता है वो एक छोटा सा ग्रुप होता है, ठीक है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल्स अ स्टेट और अ कंट्री, इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज ओलिगार्की, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया था, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। पीजीटी में भी पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, और साथ ही में एमए पीएचडी के एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना है आपको, रॉबर्ट मिशेल ने क्या दिया था, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। Robert Michel argued that every organization, whatever its original aim, is eventually reduced to the oligarchy, that is the rule of the chosen few, ठीक है। किसी भी तरह की गवर्नमेंट आप लेकर आओ, ठीक है, इधर वो डेमोक्रेटिक रहेंगी या सोशलिस्ट रहेंगी, किसी भी तरह की गवर्नमेंट जो होती है वो फाइनली क्या बन जाती है, वो फाइनली ओलिगार्की बन जाती है, ऐसा रॉबर्ट मिशेल का कहना है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची रूल्स आउट पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स। यहाँ पे जो है रॉबर्ट मिशेल क्रिटिसाइज करते हैं परितों की सर्कुलेशन ऑफ इलाइट की थियरी को, ठीक है, क्योंकि उनका कहना है कि जो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट है, यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ इलाइट के हाथ से पावर जो है वो दूसरे ग्रुप ऑफ इलाइट के हाथ में जाती है, लेकिन रॉबर्ट मिशेल कहते हैं कि ये सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स ये पॉसिबल नहीं है सोसाइटी में। वाई, क्योंकि मिशेल आर्ग्यू दैट ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आर डेस्टिन्ड टू बी रिड्यूस्ड टू ओलिगार्की, क्योंकि जो भी जिस भी तरह की आप सरकार लेकर आओ, गवर्नमेंट लेकर आओ, वो फाइनली किस में चेंज हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी ओलिगार्की में, ठीक है। ओलिगार्की, यहाँ पे ओलिगार्की का डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया कि किस तरह की गवर्नमेंट होती है, और इन तीनों के नाम आपको याद रखना है। मे बी क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु अमंग दी थिंकर्स और पर्सन आर एलिटिस्ट, और हु आर द सपोर्टर ऑफ एलिटिस्ट, साथ में आपको पेरेटो, गेनेटो मोस्का और रॉबर्ट मिशेल का नाम दिखाई देगा। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, अगर आपने नोटबुक सामने रखी है तो नोट कर लीजिए इनके नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारे पावर इलाइट, ठीक है, यानी कि इलिटिस्ट थ्योरी के ही सपोर्टर थे सी राइट मिल्स। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था उनका पावर का, जिसे कहा जाता है पावर इलाइट्स, ठीक है। यानी कि अगेन यहाँ पे इलिट्स की नाम हो रहा है, यानी कि एलिटिस्ट थ्योरी या एलिटिस्ट थ्योरी के सपोर्टर है डब्ल्यू सी राइट मिल्स, ठीक है। ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलाइट्स, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी इन यूएसए, ठीक है। तो इनका जो पावर इलाइट है ये किसके ऊपर बेस है, जो यूएसए की डेमोक्रेसी है उसके ऊपर बेस उन्होंने उनका ये पावर इलाइट का थियरी दिया है, कंसेप्ट ऑफ पावर में। He observed that USA is ruled by power elite, which means USA is also an oligarchy. क्योंकि हमें पता है कि इलाइट किस में चेंज हो जाते हैं, ओलिगार्की में चेंज हो जाते हैं, है ना। रॉबर्ट मिशेल ने जैसे हमें कहा था, इलिट्स किस में चेंज हो जाते हैं, ओलिगार्की में चेंज हो जाते हैं। और यूएस की जो राजनीतिक सत्ता है, या हम बोल सकते हैं पावर जो है, वो किसके हाथ में होता है, पावर इलिट ग्रुप के हाथ में होता है, और वही क्या बन जाती है फिर, ओलिगार्की बन जाते हैं। यानी कि यूएसए की एक्चुअल सत्ता किसके हाथ में है, ओलिगार्क्स के हाथ में है। हु आर पावर इलाइट्स, अकॉर्डिंग टू सी राइट मिल्स, इन एवरी सोसाइटी देयर आर सम की इंस्टीट्यूशंस, पीपल होल्डिंग टॉप पोजीशन इन दिस की इंस्टीट्यूशन आर पावर इलाइट्स, ठीक है। हर एक सोसाइटी में, कंट्री में, स्टेट में कुछ इंस्टीट्यूशंस होती है, और कुछ इंस्टीट्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में जो पावरफुल पोजीशन में होते हैं, रियल पावर जो है वो उन्हीं के हाथ में होती है, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, पावर इलाइट्स।
The concept of power elite implied a combination of several groups who exercised all power by virtue of their high status and in all important sphere of social life. It signifies an inner circle of power holders in modern American society. जैसे कि हमने बात किया था कि यहाँ पे क्या है कि इंस्टीट्यूशंस के जो लीडर्स होते हैं जिनके हाथ में पावर होती है वही एक्चुअल पावर को जो है वो यूज करते हैं। और ये कहाँ से निकल कर आते हैं, ये पावर कैसे एक्सरसाइज करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, है ना। अगर आप की इंस्टीट्यूशन के एक लीडर हो, इसका मतलब सोसाइटी में आपका एक स्टेटस है, उसके वजह से आपको क्या मिल जाता है? अपर हैंड मिल जाता है पावर को यूज करने के लिए। और मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी में यही देखने को मिलता है, ऐसा कहना है राइट मिल्स का। अकॉर्डिंग टू मिल्स, पावर इलाइट्स डू नॉट ओन देयर पावर टू फुलफिलिंग सोशल डिमांड्स। ठीक है, अब जो पावर इलिट्स होते हैं, ठीक है, वो समाज में जो सोसाइटी की जो डिमांड है या समाज की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए नहीं होते हैं, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं। ठीक है, पावर इलिट्स जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, वो समाज के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं। द प्रोजेक्ट देयर इमेज एज अ हाई मॉरल कैरेक्टर ओनली विथ व्यू ऑफ कमांडिंग रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, बट दे स्कार्सली सेंसिटिव देयर मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि उनका जो मॉरल और सोशल कर्तव्य होता है, जो पावर इलिट होती है, वो कभी उन चीजों के ऊपर काम नहीं करते। वो सिर्फ सोसाइटी में अपनी पोजीशन और अपने पावर को बरकरार रखने के लिए कमांडिंग पोजीशन में रहती है और सोसाइटी से सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती है। लेकिन उसके बदले जो उनका रियल एक्चुअल काम क्या होना चाहिए? सोसाइटी में मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अच्छे काम करना, उन चीजों को वो टोटली क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं पावर इलिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इलिटिस्ट थ्योरी के 4 मेन थिंकर पढ़ लिए, 3 जो कि एडवोकेट थे, परितो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, और साथ ही में सी राइट्स मिल, जिन्होंने कंसेप्ट दिया था पावर इलाइट का। ठीक है, तो याद रखना है आपको पावर इलाइट किसने दिया था। अब देखते हैं हम अनकन्वेंशनल थ्योरी जो थी, उसमें हैना एरेंट का पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है हैना एरेंट के बुक्स के बारे में, उनके पावर की थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो इनका जो पावर का थ्योरी है उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर जेन्युइन पावर इज एब्सोल्यूट, वायलेंस में इमर्ज टू फिल द गैप। ठीक है, अब ये 2 इंपॉर्टेंट कोट्स दिए हैं हैना एरेंट ने। ठीक है, कोट्स याद रखने होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल डायरेक्टली कोट्स पूछे जाते हैं। और इतने सारे फिलोसोफर है, इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट है, आइडियोलॉजीज है, थिंकर्स है, उनके बहुत सारे कोट्स है। ठीक है, लाखों कोट्स है, सबको याद रखना पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली। अगर मैं आपको सच बोलूं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन देयर इज अ ट्रिक, है ना। क्योंकि हमें पता है, अगर आपको पता है कि लिबरलिज्म के सपोर्टर्स कौन है, आइडियल, और बाकी में उसके बाद फिर मार्क्सिस्ट सपोर्टर कौन है, तो उनके कोट्स में उनकी आइडियोलॉजी आपको दिखाई देंगी, है ना। अगर जॉन लॉक का कोई कोट्स है तो लिबर्टी, राइट, फ्रीडम से रिलेटेड होगा। मार्क्स का अगर कोई कोट है तो वो क्लास को डिवाइड करने से होगा, इकोनॉमिक पावर से रिलेटेड होगा, कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए होगा। ठीक है, तो उस तरह से आपको याद रखने हैं किसके कौन से कोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, छोटी सी ट्रिक होती है यहाँ पे, अगर आपको पता है कि कौन से आइडियोलॉजी के कौन सपोर्टर है तो कोट्स समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और इजीली आप आंसर करेक्ट करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट कोट देखते हैं, ओनली पावर बट नेवर वायलेंस कैन क्रिएट अ लेजिटिमेट अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पहले तो जो उनका पहला कोट था, वेयर जेन्युइन पावर इज एब्सेंट, जहां पे जो जेन्युइन रियल पावर, एक्चुअल पावर नहीं एग्जिस्ट करती है, वहां पे पावर की जगह कौन ले लेता है? वायलेंस, फोर्स, है ना, अहिंसा। ओनली पावर बट नेवर वायलेंस कैन क्रिएट ए लेजिटिमेट अथॉरिटी। ठीक है, सिर्फ सोसाइटी में लोगों के पास में पावर रहेंगी लेकिन वायलेंस नहीं रहेगा, ठीक है, अहिंसा नहीं रहेंगी, तो आप तब एक लेजिटिमेट अथॉरिटी, ठीक है, एक अच्छी सत्ता जो है वो सोसाइटी में आ सकती है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट कोट्स हैं हैना एरेंट के, नोट कर लीजिए अपने बुक में। हैना एरेंट ऑन पावर, कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर उन्होंने दिया था, डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ पावर। ठीक है, उनका जो कंस्ट्रक्टिव व्यू है पावर का, उसमें उन्होंने पावर को 2 टाइप्स के पावर में डिवाइड किया है, पावर ओवर एंड पावर टू। इसके पहले हमने देखा था हॉब्स। हॉब्स किस में बिलीव करते हैं? पावर ओवर में, यानी कि किसी के ऊपर पावर का इस्तेमाल करना, और पावर टू यानी कि
अपने खुद के बेनिफिट के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पावर का यूज करना। तो ये हो जाएगा पावर ओवर एंड पावर टू। कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर वाज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद पावर ओवर। ठीक है, अभी हमने कन्वेंशनल थियरी देखी थी पावर की। जितनी भी हमने थियरी देखी है, लिबरल थियरी हो गई, मार्क्सिस्ट, एलिटिस्ट, प्लूरलिस्ट थियरी, उन सब में पावर ओवर की बात हो रही है ना। क्योंकि एलिटिस्ट ग्रुप क्या बोल रहे हैं कि एलिटिस्ट के हाथ में पावर होती है और वो पावर का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के पास में जिनके पास में पावर नहीं होती है। ठीक है, वैसे ही मार्क्सिस्ट का भी यही कहना है कि जो लिबरल सोसाइटी है वहां पे कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में पावर होती है, यानी कि पावर ओवर होती है उनके पास, है ना, और वो उस पावर का इस्तेमाल करते हैं अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए, एक्सप्लॉइट करके वर्कर क्लास को। तो इसका मतलब पावर ओवर क्या हो जाएगा, किसी के ऊपर जो है वो पावर का इस्तेमाल करना। वहीं पे जो मॉडर्न व्यू है, जो मॉडर्न थिंकर्स है, जिसे हम कहते हैं अनकन्वेंशनल थ्योरी ऑफ पावर, वो पावर टू में बिलीव करते हैं। यानी कि पावर आपको किसी के ऊपर किसी से काम करवाने के लिए या किसी को फोर्स करने के लिए पावर का इस्तेमाल नहीं होता है। पावर टू का मतलब होता है कि पावर को इस्तेमाल करिए अपने खुद के बेनिफिट के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके की एक्सपोनेंट देखिए पावर टू के, और जो हैना एरेंट का व्यू है पावर को लेके, कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर के तीन मेन सपोर्टर है। एक तो खुद हैना एरेंट जी, साथ ही में सीबी मैकफर्सन और हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे। पहले देखते हैं हम सम फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू हैना एरेंट। ठीक है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि यहाँ पे बात हो रही है पावर की। पावर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड में। ठीक है, और पावर का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पावर किसी एक हाथ में नहीं होती है, पावर कलेक्टिवली सभी के पास होती है। It belongs to people. Since it belongs to people, power does not require legitimate power. Power is always legitimate. ठीक है, यानी कि पावर जो है वो अक्सर लोगों के हाथ में होती है, तो उसके लिए कुछ लेजिटिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है। पावर ऑलवेज क्या होती है, लेजिटिमेट होती है। जैसे हमने कहा कि पावर क्या होती है, स्यू जेनरस होती है अकॉर्डिंग टू हैना एरेंट। Power is a sui generis. It means power emerges on its own. Neither the control of economic power nor political offices gives power. ठीक है, यानी कि sui generis का मतलब क्या होता है, पावर ऑलरेडी सोसाइटी में एग्जिस्ट होती है, पावर को कोई भी इकोनॉमिक कंट्रोल से गेन नहीं कर सकता, साथ ही में पॉलिटिकल ऑफिसेस को भी पावर मिल नहीं सकती है, क्योंकि पावर ऑलरेडी सोसाइटी में जो है वो एग्जिस्ट करती है। देखेंगे हम जो पावर और वायलेंस और पावर और अथॉरिटी को किस तरह से डिस्टिंग्विश किया था, डिफरेंशिएट किया था हैना एरेंट ने, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि किसने जो है वो पावर और वायलेंस को सबसे पहले डिस्टिंग्विश किया था, डिफरेंशिएट किया था। तो आपको याद रहना चाहिए हैना एरेंट का नाम। ठीक है, हैना एरेंट ने ये किया था, पावर को डिस्टिंग्विश किया था, पावर और वायलेंस को। तो सबसे पहले देखते हैं पावर एंड वायलेंस। पावर कीप्स द पब्लिक रियम टुगेदर। ठीक है, पावर क्या करता है, लोगों को एक साथ यूनिफाई करके रखता है, जोड़ के रखता है। वहीं पे वायलेंस क्या कहता है, थ्रेटन्स एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक रियल्म्स। ठीक है, यानी कि क्या है, यहाँ पे अगर लोगों एक साथ जोड़कर रखता है तो लोगों की यूनिटी को एक तरह से धोखा क्रिएट करता है, क्या, वायलेंस। ठीक है, अहिंसा, यहाँ पे आप इसको फोर्स भी बोल सकते हो, बल का प्रयोग करना। पावर is the quality of people constituting a public real, whereas violence is the property of a state which is used against the people, है ना। वायलेंस अगर पावर होती है लोगों के हाथ में तो वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम कर सकती है, लोगों को एक क्वालिटी, एक अच्छा सोशल लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन पावर अगर वायलेंस स्टेट के हाथ में अगर वायलेंस होती है तो वो क्या करती है, लोगों के अगेंस्ट ही पावर का इस्तेमाल किया, वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे अकॉर्डिंग टू पावर, पावर कैन नॉट बी हेल्ड इन अ पोजीशन। ठीक है, पावर को आप अपने पोजीशन में, अपनी प्रॉपर्टी बना के नहीं रख सकते हो, क्योंकि पावर का मेन रोल क्या है, सोसाइटी को एक साथ जोड़े रखना। वहीं पे वायलेंस रिलाइज ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन, हेंस इट कैन बी पोजेस्ड। ठीक है, अब वायलेंस पूरी तरह से डिफरेंट होता है। वायलेंस से आप क्या कर सकते हो, लोगों को मजबूर कर सकते हो वो सारी चीजें करने के लिए जो वो नहीं करना चाहते हैं। अब देखते हैं हम पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, अब पावर एंड अथॉरिटी को डिफरेंशिएट करती है हैना एरेंट। अकॉर्डिंग टू हैना एरेंट, पावर बिलोंग्स टू दी पीपल। ठीक है,
पावर किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है। वाई? बिकॉज पावर इज स्यूए जनरस। वहीं पे जो अथॉरिटी है इज लिंक विद द कमांड, ओबीडियंस एंड रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंस की बात हो रही है, कमांडिंग की बात हो रही है। अथॉरिटी किसके हाथ में होती है? इंडिया में अथॉरिटी सत्ताधारियों के हाथ में जो है वो अथॉरिटी होती है। वहीं पे पावर क्रिएट्स एन इगैलिटेरियन ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे इगैलिटेरियन वर्ड, इसका मतलब जानना बहुत जरूरी होता है। इगैलिटेरियनिज्म या इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो समाज के हर एक इंडिविजुअल की इक्वेलिटी की बात करते हैं, या दोज थिंकर्स और फिलोसोफर्स और पीपल हु फोकसेस ऑन द इक्वेलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन दी सोसाइटी। ठीक है, इगैलिटेरियन किस पे फोकस करते हैं? इक्वेलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या है, पावर में क्या बोल रही है हैना अरेंट? पावर क्रिएट्स एन इगैलिटेरियन ऑर्डर। ठीक है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या ऑलरेडी उनके पास होता है। अगेंस्ट अथॉरिटी में क्या होता है? हायरकर ऑर्डर। ठीक है, यानी कि पावर जो है वो जैसे जैसे आपका पद बढ़ता जाएगा ऊपर ऊपर, हायरकर पोजीशन पे आप जाओगे, उस तरह से आपका पावर भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप एक स्टेट के सीएम हो, लेकिन आपसे भी बड़ा कौन है इंडिया में? पीएम होता है, और पीएम के पास ज्यादा पावर होते हैं rather than सीएम, चीफ मिनिस्टर से। Power is based on the consensus and persuasion, hence it is corresponding to public realm, whereas authority is based on violence, hence it is correspond to the sphere of the state। ठीक है, अब पावर किसके ऊपर बेस्ड होता है? लोगों के कंसेंसस पे, और यहाँ पे अथॉरिटी किसके ऊपर बेस्ड होती है? वायलेंस के ऊपर बेस्ड होती है। तो कुछ इस तरह से हैना एरेंट ने जो है वो डिस्टिंग्विश किया था, डिफ्रेंशिएट किया था पावर एंड वायलेंस को, साथ ही में पावर एंड अथॉरिटी को। नेक्स्ट देखते हैं हम सीबी मैक्सफर्सन का व्यू देखेंगे, साथ ही में महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था स्वराज का उसे भी देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, सीबी मैक्सफर्सन ने कॉन्सेप्ट दिया था डेवलपमेंट पावर का। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जो है वो दो टाइप्स में जो है वो पावर को डिवाइड किया है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स में। एक हो जाएगा आपका एक्सट्रैक्टिव पावर, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? निष्कर्षण। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव यानी कि निष्कर्षण शक्ति, और साथ में डेवलपमेंट पावर यानी कि विकासात्मक शक्ति। तो इन्होंने जो है सीबी मैकफर्सन ने, याद रखना, डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ पावर किसने दिया था? सीबी मैकफर्सन ने। यहाँ पे आपको इनका फोटो दिखाई देगा। फोटो मैं इसलिए ऐड करता हूँ क्योंकि कभी कभी जो है वो हमारी मेमोरी में इमेजेस ज्यादा देर तक रहती है, rather than टेक्स्ट या जो भी लिखा हुआ होता है उससे ज्यादा इमेजेस बहुत जल्दी क्लिक हो जाती है, और एग्जाम के टाइम में यही चीजें हेल्प होती है। इसलिए इमेजेस में देता हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे कौन सा पावर का थ्योरी किसने दिया था। अब डेवलपमेंट, एलिटिस्ट मॉडल, परितो, ठीक है, उन सबके बारे में सबकी इमेजेस मैंने दिए हैं। डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ पावर किसने दिया था? सीबी मैकफर्सन ने। दो टाइप में डिवाइड किया था, एक्सट्रैक्टिव पावर एंड डेवलपमेंटल पावर। यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव पावर का मतलब देखते हैं, अ पर्सन्स एबिलिटी टू यूज अदर्स कैपेसिटी टू सर्व हिज ओन पर्पस और पावर ओवर। ठीक है, यहाँ पे जहाँ मैंने आपको कहा था पावर ओवर, इसके पहले के स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है। पावर ओवर क्या होता है? जब आप अपना पावर का इस्तेमाल करते हो लोगों से उन सारी चीजों, वो काम कराने के जो वो खुद अपने मन से करना ना चाहते हो। ठीक है, यानी कि एक्सट्रैक्टिव पावर यानी कि आप लोगों को फोर्स करते हो वो चीजें करने के लिए, आपके खुद के बेनिफिट के लिए। इट इम्प्लाइज एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आप लोगों से वो काम कराते हो जिससे सिर्फ आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, उसे कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव पावर। दूसरा हो जाता है डेवलपमेंटल पावर, अ पर्सन्स एबिलिटी टू यूज हिज ओन कैपेसिटीज फॉर द फुलफिलमेंट और फॉर हिज सेल्फ सफिशिएंट गोल्स। ठीक है, यहाँ पे पावर, डेवलपमेंट पावर कौन सा हो जाएगा? पावर टू वाला। ठीक है, यानी पावर टू यानी कि पावर का इस्तेमाल अपनी खुद की, ठीक है, अपने सेल्फ अपॉइंटेड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स को अचीव करने के लिए जब आप अपनी पावर की कैपेसिटी को यूज करते हो तब उसे कहा जाता है डेवलपमेंटल पावर। अब देखते हैं हम महात्मा गांधी जी के व्यूज, फादर ऑफ नेशन। पावर टू पीपल, उनका जो कॉन्सेप्ट है स्वराज का, उसमें वो किस चीज की बात करते हैं? पावर किसके पास होनी चाहिए? लोगों के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, पावर। गांधी इंसिस्टेंस ऑन पावर ऑफ द पीपल, गांधी रोट इन यंग इंडिया। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज ऐड हो जाती है,
यंग इंडिया जो है वो गांधी जी का एक न्यूज़पेपर था, ठीक है। न्यूज़पेपर में वो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते थे, उसमें उन्होंने सबसे पहले स्वराज के बारे में बात की थी, ठीक है। स्वराज क्या होता है, लोगों के हाथ में पावर देना ही रियल स्वराज होता है। याद रखना, गांधी जी का न्यूज़पेपर यंग इंडिया argued that real Swaraj will not come by the acquisition of authority by few but by acquisition of capacity by all, resist authority when it is abused, ठीक है। जब अथॉरिटी में या जो आपके सत्ताधारी है वो अगर सत्ता का गलत इस्तेमाल करेगा, तब आपको अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको उनकी पोजीशन से हटाना है और पावर अपने हाथ में लेनी है, ठीक है। तभी जाके जो है वो आप कंसेप्ट ऑफ स्वराज या स्वराज ला सकते हो, ऐसा गांधी जी का कहना था। गांधी जी सॉट टू डिफाइन पावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रूल्ड, यानी कि पावर ओवर किस में होती है, जहां पे रूलर्स के हाथ में पावर होती है, और पावर टू में ये बिलीव करते हैं, यानी कि पावर टू यानी कि जिनके ऊपर पावर का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं के हाथ में आप पावर दे दो, यानी कि यहाँ पे जनता के हाथ में पावर दे दो, मिनिस्टर के ज्यादा पावर मत दो, लोगों के हाथ में ज्यादा पावर दो। Ruler should never gain or exercise absolute power over the ruled. If ruled felt that the rulers were becoming too powerful, they would use their moral power to challenge the authority of the rulers. अगर अकॉर्डिंग टू गांधी जी अगर आपको लगता है कि जो सत्ताधारी है वो अपने सत्ता का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं, तो आपको स्वराज लाना स्वराज लाना होगा, ठीक है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह रिवॉल्यूशन किए थे, है ना, अंग्रेजों से लड़ने के लिए, और नॉन वायलेंट अहिंसावादी उनके जितने भी तत्व थे उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आखिर में अंग्रेजों को इंडिया से हटा ही दिया था, भगा दिया था, हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही होना चाहिए। पावर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सत्ताधारी पावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं आपको, तो आप क्या करोगे, अपने मॉरल पावर से उनको क्या करोगे, चैलेंज करोगे अथॉरिटी को, जो भी रूलर्स है उन्हें। नेक्स्ट देखते हैं हम रेडिकल व्यू ऑफ पावर, जो कि दिया गया था स्टीवन ल्यूकस द्वारा, ठीक है। रेडिकल व्यू ऑफ पावर, स्टीवन ल्यूकस, इनका नाम है स्टीवन ल्यूकस, ठीक है। पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड एज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, दो पावर इज अ कोर कंसेप्ट येट रिमेन्ड अ कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर का यूज किस लिए किया जाता है स्टडी में, समझने के लिए कि पावर किस तरह से शेप ले रही है और किन लोगों के बीच में जो है वो पावर शेयर की जा रही है। उनका एक फेमस बुक आया था 1974 में, पावर रेडिकल व्यू, ठीक है। किसका बुक है ये, स्टीवन ल्यूकस का बुक है। आपको नाम याद रखना है, रेडिकल पावर रेडिकल व्यू, 1974 में ये किताब लिखी थी स्टीवन ल्यूकस ने। अकॉर्डिंग टू हिम पावर हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पैटर्न एंड द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, या तो वो सरकार की हो या किसी के भी हो, वो इन्फ्लुएंस होती है किससे, पावर से, है ना। जैसे कि आपने अगर किसी चीज का निर्णय लिया होगा और आपको किसी और ने एक ऐसा ओपिनियन दिया है जिसको आप एक पावरफुल पर्सन समझते हो, तो आप अपना जो डिसीजन है उसे चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू दैट पावरफुल पर्सन व्यू। उन्होंने क्या किया था, पावर की थ्योरी को कैटेगराइज किया था तीन ग्रुप्स में, पावर एज अ डिसीजन मेकिंग, पावर एज अ एजेंडा सेटिंग, और पावर एज अ कंट्रोल्ड थ्रू आइडियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे पावर एज डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की शक्ति, साथ ही में पावर एज एजेंडा सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे एजेंडा का मतलब क्या होता है, कार्यसूची, ठीक है। और पावर एज दो कंट्रोल्ड थ्रू आइडियोलॉजी, यानी कि सत्ता मानव विचारधाराओं के माध्यम से नियंत्रित होती है, अलग अलग आइडियोलॉजी के हिसाब से जो है वो पावर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं पावर एज डिसीजन मेकिंग होता क्या है, निर्णय लेने के रूप में जो शक्ति है वो क्या होती है। दिस थियरीज फोकस ऑन फॉर्मल स्ट्रक्चर इन अ सोसाइटी मेकिंग डिसीजन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, हॉब्स ने कहा था कि ट्रू सोवरेन लाइज या तो ट्रू पावर लाइज इन दी सोवरेन और दी स्टेट, यानी कि पावर जो डिसीजन मेकिंग के जो पावर होते हैं वो किसके पास होते हैं, जो सत्ता में है, जिसके पास स्टेट की सत्ता है उसके हाथ में एक्चुअल पावर होता है डिसीजन मेकिंग का। वहीं पे पावर एज एजेंडा सेटिंग यानी कि कार्यसूची बनाने के लिए, एग्जाम्पल के तौर में देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, पावर मे बी एक्सरसाइज बाय द स्टेट बट द एजेंडा इज डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीड क्लास, यानी कि
इवन दो पावर, जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो सत्ताधारियों के पास होता है, सरकार के पास होता है, स्टेट के पास होता है, लेकिन वो पावर कहाँ से डिटरमाइन होती है, ठीक है, उनको वो किनके इन्फ्लुएंस में वो डिसीजन बनाते हैं, जो सोसाइटी की कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है, रिच क्लास है, मास्टर्स है, प्रॉपर्टी क्लास है, उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो डिसीजन मेकिंग किया जाता है स्टेट द्वारा। वहीं पे पावर इज कंट्रोल्ड थ्रू आइडियोलॉजी, अलग अलग आइडियोलॉजी ट्रेडिशंस, उनके थ्रू जो है वो पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। जैसे कि ग्रामसी ने हिजमनी का कंसेप्शन दिया था, अल्थुजर ने इंटरप्रिटेशन दिया था, साथ ही में फोको जो है माइकल फूको ने कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स दिया था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माइकल फूको का कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, देखेंगे आगे। देखिए, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है माइकल फूको, और उनकी एक थियरी थी पावर को लेकर जिसे कहा जाता है माइकल फूकोज कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स इसे कहा जाता है। इसे हम स्पेशली एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि माइकल फूको से रिलेटेड एग्जाम में रेगुलरली क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग है इनका कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स, स्टूडेंट को समझने में आसानी नहीं होती है, इसलिए हम इसे आज स्किम करते हैं और एक स्पेशल लेक्चर में बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ माइकल फूको की कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको अगर शॉर्ट में इसे एक्सप्लेन करूं तो आपको फिर भी कंफ्यूजन होगा कि इनके थॉट्स क्या थे पावर को लेकर, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर में बनाऊंगा। आज मैं आपको यह बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू माइकल फूको पावर इज शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू कैपिलरीज, ठीक है, लाइक कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज क्या होता है, जहां से पूरे बॉडी में आपके ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, उसी तरह से उनके कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स में माइकल फूको बात करते हैं दैट पावर का कोई एक ओरिजिन नहीं होता है, कोई एक इंसान के हाथ में जो है वो पावर होती नहीं है, ठीक है, डिस्कोर्स आर फ्लोइंग थ्रू आउट द सोसाइटी लाइक अ ब्लड वेसल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दो पावर इज एवरीवेयर, पावर कम्स फ्रॉम एनीवेयर एंड पावर गोज एनीवेयर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू माइकल फूको उन्होंने क्या कहा था कि पावर हर जगह पे है, ठीक है, हर जगह से आती है और हर जगह पावर जा सकती है। इट इज लाइक अ कैपिलरी, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसमें कैपिलरीज होती है, उसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में जो है वो ब्लड फ्लो किया जाता है। उसी तरह से पावर भी जो है क्या होती है, वो समाज के हर एक सिस्टम में, हर एक इंस्टीट्यूशन में जो है वो पावर फ्लो करती है, ठीक है। आज के लिए इसके बारे में इतना ही बताऊंगा, बिकॉज इसको मैं डिटेल में एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपका जो डिटेल कंसेप्ट क्लियरिटी है फूको की थ्योरी को लेकर, वो सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि पावर पे दी गई थी, ठीक है, याद रखना है आपको बुक्स के नाम और उनका ईयर भी याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने ईयर्स के साथ दिया है। सबसे पहले हमने देखी ये चारों भी कौन है, ये चारों भी इलाइट थिंकर है, ठीक है, इलिटिस्ट थिंकर है ये चारों भी, ठीक है, इनका नाम याद रखना है आपको। परितो की फेमस बुक थी माइंड एंड सोसाइटी, 1916 में आई थी। ये सारे बुक्स पावर से रिलेटेड है, ठीक है, पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट बुक देखिए, रॉबर्ट मिशेल ने बुक लिखी थी पॉलिटिकल पार्टीज, 1911 में, 1911 में ये किताब आई थी। गैनिटो मोस्का की एक फेमस बुक है द रूलिंग क्लास, जो कि आई थी 1939 में। गैनिटो मोस्का देखिए, याद रखिएगा नाम। और उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ इलीट्स या इलाइट्स 1956 में आई थी। यूएसए के पावर या यूएसए की डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड है ये पावर इलाइट थ्योरी। किसकी है ये? सी राइट मिल्स की। साथ ही में और कुछ बुक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक्स का नाम याद रखना और उनके ईयर याद रखना, ठीक है, क्योंकि आजकल एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो पूछे जाते हैं बुक्स के नाम, ठीक है। तो अब देखते हैं, एच लास्वेल एंड कैप्लन ने एक बुक लिखा था पावर के ऊपर, पावर एंड सोसाइटी, 1950 में। साथ ही में रॉबर्ट डाल, ठीक है, जो कि एक प्लूरलिस्ट थिंकर है, उनकी एक बुक आई थी मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, जिसमें उन्होंने पावर के ऊपर बात की थी, वो आई थी 1991 में। स्टीफन वाजबी की एक बुक थी पॉलिटिकल साइंस एंड द डिसिप्लिन एट इट्स डायमेंशन, 1972 में ये बुक आई थी। रॉबर्ट मैक्लेवेर की बुक आई थी द वेब ऑफ गवर्नमेंट, 1965 में। एलन बॉल की बुक आई थी मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, 1988 में। साथ ही में हर्बर्ट मार्क्यूस का बुक आया था वन डायमेंशनल मैन, 1964 में ये बुक्स आई थी, ठीक है। बुक्स के नाम आपको इसलिए याद रखने हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पावर के रिलेटेड बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है,
क्योंकि अगर आपको इनमें से किसी भी एक थिंकर का नाम पावर से रिलेटेड बुक्स में अगर दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये पावर से रिलेटेड बुक्स थी सारी, ठीक है। यानी कि जो कंसेप्ट ऑफ पावर है पॉलिटिकल साइंस का, उन्होंने अपनी बुक्स में उसके बारे में मेंशन किया है, डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एग्जाम ईयर बाय ईयर टफ होते जा रहा है, कट ऑफ भी बहुत हाई जा रहा है। तो आपके पास कंसेप्ट क्लियरिटी लॉजिक सही होने चाहिए, ठीक है। और मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करने की हर एक चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम माइकल फूको के ऊपर, ठीक है, उनके कंसेप्ट ऑफ डिस्कोर्स के ऊपर, उनकी पावर थियरी को लेकर उनके क्या व्यू थे, ठीक है, और उनकी जो फेमस बुक्स है पावर्स को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, और स्टडी करते रहिए, नोटिफिकेशन आने वाली है जल्दी। और इस बार मिशन है हमारा, टारगेट है यूजीसी नेट क्रैक करना विथ जीआरएफ, ठीक है, जीआरएफ ही हमारा टारगेट है इस बार, तो उसे हम कंप्लीट। और आई कैन गारंटी यू, अगर आप रेगुलरली वीडियो फॉलो कर रहे हो और जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्वेश्चन सेट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप उसे भी स्टडी करोगे तो ये मोर देन इनफ है आपको इस बार एग्जाम क्रैक करने के लिए। ओके, दैट्स इट, बाय बाय।